हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास के बारे में और केमिकल फार्मूला के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है और ये क्यों केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो केमिकल फार्मूला है उसके टाइप्स जो है एम्पेरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जो फार्मूला यूनिट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। जैसा कि नाम से जाहिर है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ का एवरेज है, एक दो जो नंबर्स है उसका हमने एवरेज लिया हो। सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड जानेंगे। इसका बैकग्राउंड ये है कि ज़्यादातर अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस होते हैं वो हमारे पास डेसिमल्स में होते हैं, वो होल नंबर्स में नहीं होते। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि ये हमारे पास एवरेज लिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट्स जो है उनके वन से ज़्यादा जो है उसके आइसोटॉप्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स होते हैं, और उसी के उसकी एबंडेंस के बेस पर जो है उसको डिफरेंट इसमें तकसीम किया गया है आइसोटॉप्स में। एक लेट सपोज हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर आप देखें तो उसके दो आइसोटॉप्स है, एक हमारे पास क्लोरीन 35 है और एक है क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 की जो एबंडेंस है वो हमारे पास नेचर में वो है 75% ये मौजूद है, और क्लोरीन 37 जो है वो हमारे पास 25% जो है वो नेचर में मौजूद है। तो इसी एबंडेंस के बेस पर इसको आइसोटॉप्स में तकसीम किया गया है। और जब हम इन दोनों आइसोटॉप्स का जो एबंडेंस है और उसका जो है इन दोनों के मासेस का एवरेज लेते हैं, और जो रिजल्ट हमें देता है, जो रिजल्ट एटॉमिक मास हमें मिलता है, हम उसे इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। डिफिनीशन ये है, इट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हमारे पास एक वेटेड, ये एक एवरेज है, दो क्वांटिटीज़ का एवरेज है ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स। ये हमारे पास जो एटॉमिक मासेस होते हैं एलिमेंट्स के, जो आइसोटॉप्स होते हैं नेचुरली अकरिंग, उसके जो एटॉमिक मासेस होते हैं उसका क्या, उसका वेटेड एवरेज है। जो नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स होते हैं ये उसका क्या, ये उसका एवरेज है। और जो रिजल्ट हमें मिलता है इसका, जब हम एवरेज लेते हैं उस जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। इसका फार्मूला जो है वो क्या है, वो ये है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स मल्टीप्लाइड बाई इट्स परसेंटेज एबंडेंस डिवाइड बाई 100। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला आइसोटॉप है उसका हम जो एटॉमिक मास है उसको लेंगे, और उसका जो नेचर में एबंडेंस है। देखिए, एवरेज एटॉमिक मास जो है उसे हम सिर्फ नेचुरल अकरिंग जो आइसोटॉप्स है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सिंथेटिक आइसोटॉप्स है उसके लिए हम जो है वो एवरेज एटॉमिक मास को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम जो है एवरेज एटॉमिक मास को हम सिर्फ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास जो फर्स्ट आइसोटॉप है उसका एटॉमिक मास लिखेंगे। उसके बाद उसको जो इसका परसेंटेज एबंडेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पर डिवाइड करेंगे। प्लस ये देखिए, प्लस हमारे पास है एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई बाई इट्स परसेंटेज एबंडेंस डिवाइड बाई 100। इसी तरह जो दूसरा आइसोटॉप है उसका एटॉमिक मास और उसकी जो एबंडेंस है उसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पर डिवाइड करेंगे। तो जो रिजल्ट हमारे पास मिलेगा, जो रिजल्टेंट एटॉमिक मास हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो होगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं हमारे पास, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 का जो एबंडेंस है वो नेचर में वो है 75%, और जो क्लोरीन 37 है उसका एबंडेंस हमारे पास है 25%। तो इसके बेस पर हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। सबसे पहले क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक मास जो है, एवरेज एटॉमिक मास, ये पहले से निकाला गया है, ये है 35.5 mu। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह ये 35.5 mu किस तरह आए हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास का हमारे पास जो फार्मूला है वो है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स मल्टीप्लाइड बाई इट्स नेचुरल एबंडेंस डिवाइड बाई 100। तो क्लोरीन का जो पहला आइसोटॉप्स है क्लोरीन 35, उसका हमारे पास एटॉमिक मास है 35 और इसका एबंडेंस जो है वो है 75%। पहला हमारे पास है फर्स्ट आइसोटॉप्स क्लोरीन 35, एटॉमिक मास है 35, और जो इसकी एबंडेंस है वो हमारे पास 75% है नेचर में। इस तरह क्लोरीन 37 जो है, एटॉमिक मास 37 है और इसका जो हमारे पास एबंडेंस है वो है 25%।
नेचर में ई 100% अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें 25% जो है वो क्लोरीन 37 है और 75% जो है वो क्लोरीन 35 है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला आइसोटॉप है, उसके बारे में हम 35 जो है उसका एटॉमिक मास है और 75 उसका नेचुरल एबंडेंस है पहले आइसोटॉप्स का क्लोरीन 35 का, उसको हम 100 पर डिवाइड करेंगे, प्लस 37 जो है ये दूसरा आइसोटॉप है, उसका एटॉमिक मास है और उसका एबंडेंस जो है वो है 25%, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। ये नीचे जो कैलकुलेशन इसका हम करेंगे 75 इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.75 आ जाएगा। इसी तरह 25 ये भी 0.25 आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, डिवीजन है, इसको आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसके बाद इससे जो 35 को हम जब 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 26.25 आएगा। इसी तरह 37.25 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 37 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो ये हमें 9.25 देगा। तो इसी तरह अगर इन दोनों को आप ऐड कर दे तो ये हमारे पास 35.5 AMU के बराबर है और ये जो है ये हमारे पास क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसके उनके जो है एवरेज एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला के बेस पर आप उनका एवरेज एटॉमिक मास जो है उसको निकाल सकते हैं अगर उनका जो एबंडेंस है वो आपको पहले से मालूम हो कि ये हमारे पास नेचर में इतने एबंडेंट है, इतनी परसेंट से ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास हर एक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो एटम्स और एलिमेंट्स है उनके सिंबल को यूज़ करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं उससे, और जो उनका जो रेशो जिस रेशो से वो कंबाइन हुए होते हैं उस रेशो को हम शो करते हैं। इसी तरह एलिमेंट का हमारे पास क्या बनता है, एक फार्मूला बनता है, तो इसी को केमिकल फार्मूला कहते हैं। डिफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एब्रिविएशन यूज फॉर द फुल नेम ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। ये हमारे पास वो एब्रिविएशन है जो कंपाउंड के फुल नेम की जगह पर हम यूज़ करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसे क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। जो हम एलिमेंट जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल को हम सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के ज़रिए हम एक मॉलिक्यूल को किस तरह पहचानेंगे, एक कंपाउंड को किस तरह पहचानेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। इसकी जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंपाउंड की थ्रू सिंबल्स के ज़रिए तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो है हमारे पास फार्मूला है C6H12O6। तो अगर आप देखें हमारे पास ग्लूकोज का फुल नेम हम ऐसा लिख सकते हैं, ग्लूकोज। तो इसको हम किस तरह पहचानेंगे? इसको हम इससे पहचानेंगे जब भी हमें C6H12O6 नज़र आए तो हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि ये हमारे पास ग्लूकोज है। इसी तरह अगर आप देखें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर, तो हम वाटर को डायरेक्टली H2O जब हमें नज़र आए तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है? ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक शॉर्ट एब्रिविएशन के ज़रिए। एब्रिविएशन क्या है? लेट सपोज हम जो है शॉर्ट एब्रिविएशन वो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जिसको हम किसी लॉन्ग टर्म जो है लॉन्ग नेम होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेट सपोज हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम UN इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम जो है हमारे पास उसको हम शॉर्ट वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे क्या ऐसे एब्रिविएशन कहते हैं। तो इसी तरह हम बी मॉलिक्यूल के नेम को थ्रू एब्रिविएशन इसको हम पहचानते हैं थ्रू द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर रेशो ऑन विच दे कंबाइन टुगेदर। तो केमिकल फार्मूला जो है हमारे पास वो हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है? तो सबसे पहले ये हमें बताता है द टाइप ऑफ एलिमेंट और एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये हमारे पास उस एलिमेंट्स के बारे में बताता है, उस एटम के बारे में बताता है जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो किस तरह बताते हैं? हमारे पास लेट सपोज ग्लूकोज है। ग्लूकोज को अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो फार्मूला से, केमिकल फार्मूला से हमें ये पता चला कि ग्लूकोज में हमारे पास 1 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और इसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास इसमें मौजूद है। तो ये क्या हुआ? ये हमें किस एटम्स के बारे में बताता है, टाइप ऑफ एटम जो है उसके बारे में हमें बताता है कि एक कंपाउंड में
कौन से एटम और एलिमेंट है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात जो हमें ये बताता है, द रेशो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। ये हमें रेशो के बारे में बताता है कि किस रेशो से जो एटम्स है, एलिमेंट्स है, वो कंबाइन हुए हैं और इस जो है इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड को इसने फॉर्म किया है। तो अगर आप यहाँ देखें, हमारे पास 6:12:6 से हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो बना है। इसमें हमारे पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो इस रेशो से अगर आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन को इकट्ठा करोगे तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बनाएगा, क्योंकि ये रेशो जो है ये ग्लूकोज के लिए ख़ास है। और दूसरा कंपाउंड जो है उसकी इस तरह रेशो नहीं है, जिस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रेशो उसमें इस तरह नहीं है जैसा कि ग्लूकोज में है। तो हर एक कंपाउंड जो है उसका एक अलग केमिकल फार्मूला होता है और एक अलग ख़ास रेशो से हमारे पास वो क्या होते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन हुए होते हैं और कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था केमिकल फार्मूला के बारे में। अच्छा, केमिकल फार्मूला के हमारे पास दो टाइप्स है, एक हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? द फार्मूला विच शोज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये हमारे पास वो स्मॉलेस्ट, वो सिंपलेस्ट रेशो शो करता है होल नंबर्स में, जो कि एटम्स का होता है। एटम्स कंबाइन होते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें उन जो कॉम्बिनेशन की जो रेशो होती है उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें शो करता है कि किस रेशो से ये हमारे पास ये कंबाइन हुए हैं, उस रेशो का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है होल नंबर्स में। तो ये हमें एम्पिरिकल फार्मूला हमें ये शो करता है। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास लेट सपोज बेंजीन है। बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H6। अब इसका जो है ये हमारे पास ये जो है ये इसका केमिकल फार्मूला है। अब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या होगा? तो इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके, तो ये हमारे पास ये अब 6:6 से है, लेकिन इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 1:1 में आएगा। 1:1, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है और 6 जो कार्बन है वो है। तो 1:1 से हम इसको लिख सकते हैं, ये इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है और इसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में ये है कि ये हमारे पास किसी कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला नहीं हो सकता, ये बस उसका जो सिंपलेस्ट जो रेशो है वो हमें शो करता है। ये कंपाउंड का जो है एक्चुअल फार्मूला हम इसे नहीं कह सकते। कुछ कंपाउंड जो है उनके लिए ये एक्चुअल फार्मूला होता है। लेट सपोज हमारे पास H2O है। H2O को अगर देखें तो ये हमारे पास 2:1 है। तो ये इसका हमारे पास ये इसका जो है केमिकल फार्मूला भी है और इसका जो है एक्चुअल फार्मूला भी है, और ये हमें ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। तो रेयरली केसेस में ये हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो किसी कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला हम उसे कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमारे पास ये कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला नहीं होता, ये बस हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें उसकी रेशो को शो करता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6। अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास 6:12:6 से कंबाइन हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6:12:6 से कंबाइन हुए हैं और हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन की है। तो अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी 1:2:1। 1:2:1। तो ये हमें क्या शो करता है? ये ग्लूकोज की एम्पिरिकल फार्मूला हमें शो करता है कि ग्लूकोज का ये एम्पिरिकल फार्मूला है और ये उसका वो सिंपलेस्ट फार्मूला है जिससे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला है जो हमें जो एटम्स या एलिमेंट्स की एक्चुअल नंबर होती है, जो हकीकी नंबर होते हैं किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की जो एक्चुअल नंबर होती है हमें वो शो करता है। एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल से ये चीज़ें कुछ इस तरह है कि ये आपको डिफिनीशन से क्लियर नहीं होती, इसके लिए आपको एग्जांपल को स्टडी करना होगा कि एग्जांपल के ज़रिए ये चीज़ें बहुत आसानी से माइंड में आ जाती है कि किस तरह ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, और ये सब चीज़ें जो है ये एग्जांपल से बहुत इजीली कवर हो जाते हैं।
ये इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला से डिराइव्ड हो। तो सबसे पहले एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास लेट सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का, C6H6। तो ये हमारे पास बेंजीन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C6H6। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, कि ये एम्पिरिकल फार्मूला से डिराइव्ड हुआ है। तो किस तरह डिराइव्ड हुआ है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका ये फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N, और जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे n, और जो एम्पिरिकल फार्मूला है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब n क्या है? n हमारे पास हर कंपाउंड पर डिपेंड करता है। हर n की वैल्यू जो है n की वैल्यू जो है वो हमारे पास हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन के केस में n की क्या वैल्यू है इसको पुट करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो जाएगा n, और जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका वो है 1:1, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब बेंजीन के केस में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है? n ये वैल्यू है, लेट सपोज अगर आप यहाँ देखें हमारे पास 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इस केस में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 6। यहाँ हम 6 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6:6। कार्बन 6 रेशो से है और हाइड्रोजन जो है वो भी 6 रेशो से है। तो इससे हमने क्या किया? एम्पिरिकल फार्मूला से हमने कंपाउंड का मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमने डिराइव कर दिया। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला से डिराइव्ड हुआ है। अच्छा, इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास H2O है, तो अगर इस केस में आप देखें तो हमारे पास ये है 2:1, 2:1। इस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? वो दोनों सेम है। वाटर के केस में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो दोनों सेम है। केमिकल फार्मूला का जो तीसरा टाइप है हमारे पास वो है जो वो हमारे पास है फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट क्या है? बेसिकली फार्मूला यूनिट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो एम्पिरिकल फार्मूला थी ये हम किस लिए इस्तेमाल करते थे? ये हम जो आयनिक कंपाउंड है उससे अलावा जो और कंपाउंड्स है उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो फार्मूला यूनिट है इसको हम आयनिक कंपाउंड्स के केस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ आयन्स होते हैं और फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? उसके लिए हम जो है फार्मूला यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है हमारे पास? ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपल रेशो बिटवीन द आयन्स। मैंने पहले भी आपको बताया कि डिफिनीशन से आपको समझ में नहीं आएगा कि फार्मूला यूनिट क्या है। एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको जब करेंगे तो आपको इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि फार्मूला यूनिट क्या है। तो ये हमें स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपल रेशो। देखिए हर एक जो फार्मूला देखिए हर एक आयनिक कंपाउंड जो होता है वो हमारे पास फार्मूला यूनिट से बना होता है। बहुत सारे फार्मूला यूनिट्स कंबाइन होते हैं और एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज NaCl है। तो अगर NaCl को आप देखें तो इसमें हमारे पास जो केटाइन है उसको घेरा हुआ होगा एनाइंस ने, एनाइंस ने घेरा हुआ होगा, या जो एनाइन है उसको घेरा हुआ होगा केटाइंस ने। तो इसके लिए क्या होगा? इसी तरह इसमें जो सारी अरेंजमेंट होगी एनाइंस की, केटाइंस की, वो इस तरह हुई होगी। तो लेट सपोज अगर हम इससे एक यूनिट को उठाएं, लेट सपोज ये हमारे पास एक केटाइन हुआ और ये एक एनाइन हुआ। क्या हुआ? ये एक एनाइन हुआ। तो ये जिस तरह ये देखिए अगर आप, तो ये किस तरह इसकी जो है अलाइनमेंट जो है वो हुई है। ये हमारे पास केटाइन हुआ, ये एनाइन हुआ। तो ये हमारे पास ये क्या हुआ? ये सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट हो गया। ये बार बार रिपीट होता है। ये फार्मूला यूनिट जो है, फार्मूला यूनिट जो है ये रिपीट होते हैं और कंबाइन होते हैं
और हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है उसकी क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के लिए फार्मूला यूनिट ये है। अब ये हमें फार्मूला यूनिट जो हमें जो सोडियम क्लोराइड है उसके सिंपलेस्ट रेशो हमें शो करता है उसके फार्मूला यूनिट्स का। तो इसका हमारे पास इसमें क्या है, एक सोडियम है केटाइन और एक क्लोरीन है एज अ एनाइन। तो NaCl है हमारे पास सोडियम केटाइन और क्लोरीन एनाइन। तो ये किस रेशो से कंबाइन हुए, ये हमारे पास 1:1 से कंबाइन हुए। तो 1:1 हमें पूरे जो सोडियम क्लोराइड है उसकी जो उसका जो क्रिस्टल है उसके बारे में हमें शो करता है कि इसमें सोडियम और क्लोरीन जो है वो दोनों 1:1 से कंबाइन हुए हैं। और देखिए 1:1 इसमें होगी तो जो दूसरा फार्मूला यूनिट होगा इसका केटाइन और एनाइन, तो उसमें भी 1:1 होगी, क्योंकि ये रिपीट होता है बार बार। इसकी रिपीटिशन से हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये फार्मूला यूनिट के बारे में है। फार्मूला यूनिट इसको हम सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के केस में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक एनाइन और एक केटाइन उसके वो जो फार्मूला यूनिट बनाते हैं और उसकी जो रिपीटिशन बाद में होती है जो होती है क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमें कि फार्मूला यूनिट उसकी जो सिंपलेस्ट रेशो है हमें वो शो करता है। हम क्लोराइड को आप देखें तो ये भी क्या है, ये भी 1:1 है इसमें। और पोटाशियम क्लोराइड के जो फार्मूला यूनिट्स है वो 1:1 से कंबाइन होते हैं और जो पोटाशियम क्लोराइड है उसके क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस किया और जो केमिकल फार्मूला है और उसके 3 टाइप्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट्स, इन तीनों को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि केमिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर और जो फार्मूला यूनिट है ये क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी केमिकल स्पीशी के बारे में कि केमिकल स्पीशी जो है वो क्या है।